हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एक्टिव माइंड। तो फ्रेंड्स, आज का ये जो हमारा वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और यहाँ पे जो हमारा रहने वाला है ये सीटेट पेपर 2, सीटेट पेपर 2। और यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी जो है अलग अलग ऑनलाइन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आज का हमारा ये वीडियो रहेगा इसमें हम कौन से ईयर का डिस्कस करेंगे, तो वो रहेगा हमारा 21 दिसंबर 2021। तो ये जो है पेपर हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। आपको जितने भी क्वेश्चन हैं वो बायलिंगुअल मिलेंगे, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे और फुल कॉन्सेप्ट के साथ पूरे डिटेल में मैं आपको इसको बताऊंगी कि किस किस तरह से कौन से क्वेश्चन को अप्रोच करना है, कैसे उसको सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है वायर्स कनेक्टेड टू द टू एंड ऑफ एन इलेक्ट्रिक सेल आर इमर्स्ड इन द फॉलोइंग लिक्विड्स वन आफ्टर द अदर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस विल द कंपास नीडल केप्ट हेयर बाय सो डिफ्लेक्शन। अब इसको एक बार हिंदी में देखिए। दो तार किसी विद्युत सेल के दो सिरों से संयोजित हैं, मतलब कोई विद्युत सेल है, वहां पे दो तार जो हैं वो इस तरह से वहां पे जुड़े हुए हैं। इन तारों के नीचे दिए गए द्रवों में एक के बाद दूसरे में डुबाया जाता है, यानी यहाँ पे ये जो नीचे दिए गए हैं ये सब क्या है, द्रव है यानी लिक्विड है। तो इसको जो है बार बार जो है चेक किया जाता है, बार बार कभी मतलब केरोसिन में डुबाते हैं हम, फिर आसुत जल में डुबाते हैं, फिर लवण के विलयन में डुबाते हैं। तो इस तरह से अलग अलग द्रव में इसको डुबोया जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, नीचे दिए गए किन प्रकरणों में पास में रखी दिक् सूचक सुई विक्षेपण दर्शाएगी, यानी यहाँ पे जो हमारा कंपास नीडल है वो किसमें जो है डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ये देखना है कि जो हमारा यहाँ पे देखिए ये क्या है, हमारा इलेक्ट्रिक सेल है। तो यहाँ पे हमको ये देखना है कौन इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, कौन जो है वो मतलब यहाँ पे उसका इंसुलेटर है। तो आप देखेंगे केरोसिन, डिस्टिल्ड वाटर और शुगर सोल्यूशन, ये क्या है, ये है इंसुलेटर, इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये इलेक्ट्रिसिटी के इंसुलेटर हैं, जबकि जो हमारा साल्ट सोल्यूशन है ये जो है कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब ये कंडक्टर और इंसुलेटर से क्या होने वाला है, तो जब ये कंडक्टर है तो क्यों है, तो देखिए जो साल्ट सॉल्यूशन है वो क्या होता है हमारा NaCl। जब हम इसको लिक्विड में यानी वाटर में डुबोएंगे तो जो हमारा NaCl है वो Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव, यानी यहाँ पे ये जो है अपने आयन में टूट जाएगा। जब ये आयन में टूट जाएंगे, इसी वजह से मतलब यहाँ पे आयन होते हैं, इस वजह से ये क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं। और इसी वजह से जो यहाँ पे कंपास नीडल है वो किसमें डिफ्लेक्शन शो करेगी, इस चार्ज के वजह से यहाँ पे ये डिफ्लेक्शन शो करेगी। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा सॉल्ट सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आप एक बात याद रखना, जैसे यहाँ पे तो ऑप्शन में दे दिया सॉल्ट सॉल्यूशन, इसके अलावा और क्या क्या हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे सॉल्ट सॉल्यूशन के अलावा हो सकता है लेमन जूस, यहाँ पे हमारा लेमन जूस हो सकता है। और आप याद रखना और क्या हो सकता है, विनेगर हो सकता है। तो ये सब फ्रेंड्स देखिए, कभी भी आपको इस तरह के जब क्वेश्चन पूछे जाएं तो आप जो है देखना कि कहाँ पे ऑयन है कहाँ पे ऑयन नहीं है। तो लेमन जूस, विनेगर, इन सब में क्या है, ऑयन है। सॉल्ट सोल्यूशन में भी क्या है, ऑयन है। तो ये सब हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर हो जाएगा और इसकी वजह से जो कंपास नीडल है वो डिफ्लेक्शन शो करेगी। अब ये डिफ्लेक्शन का क्या मतलब होता है, जैसे मान लीजिए इस तरह से ये जो है हमारा कंपास नीडल है इस तरह से, तो जब भी यहाँ पे मतलब ऑयन होंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो नीडल है हमारा वो कुछ इस तरह से, मतलब जैसे ये इस तरह से सीधी थी लेकिन ये इधर हो जाएगी, कभी जो है ये फिर इसका डिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो मतलब डिफ्लेक्शन का मतलब वही है, जो ये नीडल सीधी है वो कभी इस डायरेक्शन में कभी इस डायरेक्शन में, यानी डिफ्लेक्ट हो जाएगी, यानी वो अपने डायरेक्शन से हट जाएगी। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सॉल्ट सोल्यूशन क्या है, थर्ड। तो यहाँ पे हो जाएगा थर्ड ओनली। हिंदी में भी देख लीजिए, जो है इसको एक बार पढ़ लीजिए अच्छे से।
अब देखिए आगे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इंडस्ट्रीज लाइक रबर, ऑटोमोबाइल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स रिलीज हार्मफुल गैसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो रबर है, वाहन है, शैल रसायन है, जैसे उद्योग हानिकारक गैस छोड़ते हैं, यानी जो जितनी भी ये फैक्ट्रियां वगैरह हैं, इंडस्ट्री वगैरह हैं, वहां से कुछ हानिकारक गैस छोड़ते हैं जो अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये गैसें किन तत्वों के ऑक्साइड से बनती हैं? देखिए ये सब तो केवल कहानी है, मेन क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि जो अम्लीय वर्षा होती है वो जिसकी ऑक्साइड से होती है, उसके लिए कौन से गैस जिम्मेदार होते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे ये याद रखना होगा कि अम्लीय वर्षा किसकी वजह से होते हैं। तो अम्लीय वर्षा में जो हमारा होता है सबसे मेन यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड होता है, यानी H2SO4 और HNO3। तो यहाँ पे ये किसकी ऑक्साइड से बनते हैं? तो अगर आप यहाँ पे एसिड रेन का रिएक्शन देखेंगे तो जैसे देखिए हमारे वायुमंडल में क्या है, सल्फर है, ऑक्सीजन भी है। तो जब सल्फर और ऑक्सीजन जो है रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे क्या बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड। अब ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये फिर से जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, तो यहाँ पे क्या बनता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब ये जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है ये मान लीजिए फिर यहाँ पे जल से रिएक्ट कर गए तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड। तो यही जो होता है ये क्या होता है, ये एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये जो मतलब ये बन रहा है ये तो हार्मफुल है ही है, लेकिन ये किससे बन रहा है, तो ये बन रहा है सल्फर से। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, एक तो सल्फर, तो सल्फर यहाँ है, यानी ये ऑप्शन दोनों नहीं होंगे। अब यहाँ पे हमको देखना है थर्ड फोर में से कौन सा सही होगा, नाइट्रोजन या फास्फोरस। तो एसिड रेन के लिए हमने आपको बताया HNO3 भी जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो उसका भी जो है यहाँ पे जैसे मैं डायरेक्ट लास्ट रिएक्शन बता रही हूँ, जैसे नाइट्रोजन भी है हमारे एटमॉस्फेयर में, ऑक्सीजन भी है। जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन जो है रिएक्ट करेंगे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, इस तरह से बहुत सारे ऑक्साइड इसके बनेंगे। तो जब लास्ट में ये जल से रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, HNO3 बनेगा। तो ये भी क्या होता है, एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल। तो ये किससे बन रहा है, इसका जो फर्स्ट रिएक्शन होता है वो N2+O2 बराबर 2NO2 इस तरह से जैसे बन रहा है। तो ये यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन है। तो यही हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सी गैस है वो मतलब उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब ऑक्साइड ऑफ व्हिच एलिमेंट मेकअप दीज गैस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन एंड सल्फर। आई होप फ्रेंड्स आपको ये भी समझ में आया होगा। तो हिंदी में भी तो आसान है, मैंने पढ़ के बता भी दिया कि रबर, वाहन, शैल रसायनों जैसे उद्योग हानिकारक गैस छोड़ते हैं जो अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये गैसें किन तत्वों के ऑक्साइड से बनते हैं, नाइट्रोजन एंड सल्फर। अब देखिए यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। देखिए जो हमारा साइंस है वो 61 से शुरू होके यहाँ पे टोटल 30 क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 90 तक जो है हमको यहाँ पे साइंस को कवर करना होता है। तो अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 500 ml ऑफ मस्टर्ड ऑयल इज केप्ड इन जार ऑफ 2 लीटर कैपेसिटी। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ऑयल विल बी ओनली इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ओनली इन अपवर्ड डायरेक्शन, इन ऑल डायरेक्शन, ओनली साइडवेज। अब देखिए हिंदी में एक बार, किसी 2 लीटर धारिता के जार में 500 ml सरसों का तेल भरा है, यह तेल दाब आरोपित करेगा। मतलब हमको यहाँ पे बताना है कि किस डायरेक्शन में यहाँ पे प्रेशर एग्जर्ट करेगा वो। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये मान लीजिए कोई हमारा जो है क्या है, जार है, और यहाँ पे इसकी कैपेसिटी कितनी है, कैपेसिटी है इसकी 2 लीटर, लेकिन यहाँ पे 500 ml क्या भरा है, सरसों का तेल भरा है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि यह तेल दाब आरोपित करेगा केवल अधोमुखी दिशा में, ऊपरमुखी दिशा में, या फिर सभी दिशाओं में, या फिर केवल तिरछे, यानी केवल इस डायरेक्शन में, या ऊपर या नीचे या इधर, मतलब किस डायरेक्शन में ये दाब आरोपित करेगा। तो आप याद रखना फ्रेंड्स, किसी भी स्थिर अवस्था में जो द्रव होता है, मतलब यहाँ पे ये क्या है, ये द्रव है, तो जो द्रव होता है वो बर्तन की सभी दीवारों पर, यानी ये मतलब इसके हर एक डायरेक्शन में जो है वो दाब डालेगा। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि केवल ऊपर या केवल नीचे या केवल साइड में, ऐसा नहीं है। यहाँ पे मतलब जैसे देखिए ये हमारा पॉट है और यहाँ पे कोई लिक्विड भरा है, तो वो जो है स्थिर अवस्था में जो ये द्रव है वो बर्तन के यानी जार के सभी दीवारों पर दाब डालेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
इससे हमको नहीं मतलब कि यहाँ पे कितना भरा है, कितना कैपेसिटी है। तो यहाँ पे अगर ये मतलब लिक्विड है तो ये सभी दिशाओं में दाब डालेगा, इसको आप जो है याद रखना। अब देखिए यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर लाइट एज इट ट्रेवल फ्रॉम एयर इनटू वाटर। अब यहाँ पे हमको ये देखना है कि इसमें से कौन सा सही है जब एक लाइट जो है वो एयर से वाटर में क्या करती है, ट्रेवल करती है। तो यहाँ पे आप जो है अगर लाइट चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, कोई लाइट इस तरह से आती है, यहाँ पे हम नॉर्मल खींचते हैं और ये यहाँ पे क्या है, ये रेयरर है, यानी एयर है ना, तो एयर क्या होता है, रेयर होता है, और वाटर जो होता है वो डेंसर होता है। तो यहाँ पे ये अपने डायरेक्शन से सीधे ना जाने के बजाय वो इस तरह से जो है झुक जाती है, क्योंकि ये क्या है, डेंसर है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि जब ये रेयर से डेंसर में जा रही है, यानी एयर से वाटर में जा रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, इट्स वेलोसिटी इंक्रीज, इट्स फ्रीक्वेंसी डिक्रीज, बोथ इट्स वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी इंक्रीज, बोथ इट्स वेवलेंथ एंड वेलोसिटी डिक्रीज। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, तो आप याद रखना, जब भी कोई प्रकाश यानी जब भी कोई लाइट या सनलाइट किसी विरल माध्यम से यानी रेयरर से डेंसर में जाती है, तो उसके जो फ्रीक्वेंसी होती है, क्या होती है, जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कभी भी अफेक्ट नहीं होती। इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो अफेक्ट नहीं होती, लेकिन इसका जो वेवलेंथ होता है, इसका जो वेवलेंथ होता है और जो इसकी वेलोसिटी होती है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो फ्रेंड्स याद रखना, जब भी कोई प्रकाश जो है वो रेयरर से डेंसर में जा रहा है, तो यहाँ पे उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो उसका लैम्डा है यानी जो उसका तरंग दैर्ध्य है और जो उसकी वेलोसिटी है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों ही क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बोथ इट्स वेलोसिटी एंड वेवलेंथ डिक्रीज। तो इस जैसे देखिए, अब यहाँ पे जो हम ये क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो मैंने आपको बताया जब भी कोई सनलाइट विरल माध्यम से सघन यानी रेयरर से डेंसर में जाती है तो इसकी आवृत्ति चेंज नहीं होती, यानी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, वेवलेंथ और वेलोसिटी कम हो जाती है। तो इसको जो है आप एक अलग से कॉपी जो है छोटा सा बनाना और लिखना कॉन्सेप्ट, साइंस कॉन्सेप्ट, और वहाँ पे जो जो पॉइंट आपको मिलता जाए उसको नोट करते जाना। और फिर लास्ट में जब आप एग्जाम देने जाओ, तो अभी तो मतलब ये क्वेश्चन के माध्यम से हम देख ही रहे हैं, तो उस कॉन्सेप्ट को आप जो है एक बार रिवाइज कर लेना, आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी और उस कॉन्सेप्ट को लगा के आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप जो जो आपको नया कॉन्सेप्ट मिलता जाए आप उसको नोट कर लेना, या फिर मुझे बता देना, मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट की एक वीडियो बना दूंगी जिससे आप उसको ईजिली जो है वो देख सकते हैं, वहां से मतलब रिवाइज कर सकते हैं जितनी बार मन करे उतनी बार। या फिर आप बोलिए कि मैं 6 to 8 तक पूरी एनसीईआरटी करा दूं, जैसा आप बोलेंगे मैं वैसा करा दूंगी। लेकिन अभी के लिए चलिए डिस्कस करते हैं अपना ये क्वेश्चन आगे। तो इसको एक बार हिंदी में भी पढ़ लीजिए कि जब प्रकाश वायु से पानी में गमन करता है तो प्रकाश के लिए नीचे दिया गया कौन सा कथन सत्य है। इसकी वेग में वृद्धि होती है, आवृत्ति में वृद्धि होती है, तरंग दैर्ध्य आवृत्ति दोनों में वृद्धि होती है, तरंग दैर्ध्य वेग दोनों में वृद्धि होती है। यहाँ पे सॉरी, ये तरंग दैर्ध्य आवृत्ति है, ये तरंग दैर्ध्य वेग है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा यहाँ डिक्रीज है और यहाँ पे देखिए इंक्रीज, ये वृद्धि नहीं होगा, यहाँ पे कमी होती है। इसको जो है आप याद रख लेना। तो मैंने आपको इसको बता दिया। अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 65। देखिए, अंजना टेक्स 2 blocks ऑफ आइडेंटिकल साइज, वन इज मेड ऑफ एल्यूमिनियम, द अदर इज लेड। अंजना जो है वो 2 ब्लॉक लेती है जो कि कैसे हैं, आइडेंटिकल साइज के हैं। मतलब यहाँ पे ये क्या ली, 2 ब्लॉक ले ली जिसका साइज जो है वो सेम है। एक एल्यूमिनियम का है, एक लेड का है, एक एल्यूमिनियम का है, एक लेड का है। सी सबमर्ज्ड देम 1 by 1 इन वाटर। वो क्या करती है, इसको जो है पानी में डालती है, एक बार इसको डालती है, एक बार इसको डालती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। यहाँ पे हमको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है। तो देखिए, बायोंट फोर्स एक्टिंग ऑन एल्यूमिनियम इज लेस देन बायोंट फोर्स ऑन लेड। यानी यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो बायोंट फोर्स है वो एल्यूमिनियम पे क्या है, कम है, और लेड पे ज्यादा है। बायोंट फोर्स एक्टिंग ऑन एल्यूमिनियम ग्रेटर देन बायोंट फोर्स एक्टिंग ऑन लेड। जो लेड पे बायोंट फोर्स है वो कम है,
या फिर दोनों पे इक्वल है, या फिर हम इस बात को डिसाइड ही नहीं कर सकते कि कहाँ पे कितना बायोंट फोर्स लग रहा है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इसके पीछे हम क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, आप जो है हिंदी में भी यहाँ पे पढ़ लीजिए, तब तक मैं आपको जो है बताती हूँ। तो देखिए यहाँ पे जब उत्प्लावन बल जो बायोंट फोर्स है, जब इसकी बात आती है तो यहाँ पे आपको एक बात याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे एक सिद्धांत होता है, एक प्रिंसिपल होता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज ने क्या बताया कि जब किसी वस्तु को, यानी एक सेकेंड, मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉट है और आप यहाँ पे किसी वस्तु को जो है इसमें जो है डाल देते हैं, ये हमारा लिक्विड है, आप यहाँ पे किसी मतलब वस्तु को डाल दिए। अब यहाँ पे ये जो आपने इसको पानी के अंदर डाला है, तो जितना जितना इसका क्या होगा, इनका स्टेटमेंट ध्यान से सुनो। जब किसी वस्तु को किसी द्रव में पूरी तरह से या आंशिक रूप से डुबाया जाता है, तो वस्तु पर लगने वाला जो उत्प्लावन बल है, जो उत्प्लावन बल क्या होता है, देखिए जब हम यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट को पानी में डाल रहे हैं तो पानी क्या करती है, इसको ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाती है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, बायंट फोर्स यानी उत्प्लावन बल। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जब किसी वस्तु को किसी द्रव में पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल यानी नीचे से ऊपर की तरफ लगने वाला बल वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव, यानी जब इसको हम यहाँ पे डालेंगे किसी ऑब्जेक्ट को तो पानी कुछ ऊपर चढ़ जाएगा, तो वही बोला जा रहा है वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। नहीं समझे, मतलब अगर यहाँ पे कोई एक पॉट है, यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट डाल रहे हैं, तो इस ऑब्जेक्ट का जितना मास वगैरह होगा, सॉरी, इस ऑब्जेक्ट का जितना यहाँ पे जो उत्प्लावन बल लग रहा है इस पे जितना, वो जो है वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अंजना ने दो सर्वसम साइज के दो गुटके लिए हैं, यानी दो ऑब्जेक्ट लिए हैं, तो यहाँ पे जब उनका साइज सेम है तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो एल्यूमिनियम का बना है या फिर लेड का बना है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको बस इतना याद रखना, अगर साइज सेम है तो दोनों पे जो उत्प्लावन बल लग रहा है, दोनों पे जो ऊपर की तरफ बल लग रहा है वो सेम होगा, यानी यहाँ पे एल्यूमिनियम पर कार्यरत बल लेड पर कार्यरत उत्प्लावन बल के जो है वो बराबर होगा। तो इसको जो है आप याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 66, ये क्या है हमारा, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो अबाउट रिप्रोडक्टिव पार्ट इन फ्लावर आइडेंटिफाई ए बी सी। तो यहाँ पे हमको देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होते हैं फ्लावर के। तो देखिए कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से जो है होते हैं, और यहां से तो देखिए ये हम ऐसे ही बना ले रहे हैं अभी के लिए। मान लीजिए ये कोई हमारा जो है फ्लावर है, तो यहाँ पे देखेंगे ये जो होता है हमारा, ये क्या होता है, ओवरी, और यहाँ पे ये होता है हमारा स्टिग्मा, और ये मिडिल पार्ट होता है स्टाइल। तो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, इन तीनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, पिस्टिल, जो कि होता है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। लेकिन यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है ये होता है हमारा एंथर, ये होता है फिलामेंट। तो ये जो एंथर और फिलामेंट है इसको हम बोलते हैं स्टेमेन, जो कि होता है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव फ्लावर। तो यहाँ पे देखिए स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, इन तीनों को मिलाकर बनता है यहाँ पे पिस्टिल, एंथर, फिलामेंट, इसको मिला के बनता है स्टेमेन। और ये जो ओवरी है यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे जो है वो ओव्यूल पाए जाते हैं। तो इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर इसका जो है होता है। तो अब यहाँ पे देखिए हमको पहचानना है, तो ए क्या है, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड कंटेनिंग वन आर मोर ओव्यूल। तो जिसमें जो है सबसे ज्यादा ओव्यूल पाए जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, अभी हमने पढ़ा, उसको हम बोलते हैं ओवरी। ओवरी में बहुत सारे जो है ओवरी इस तरह से होती है, और यहाँ पे जो है छोटे छोटे जो है ओव्यूल इस तरह से पाए जाते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, जो मेल रिप्रोडक्टिव फ्लावर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेमेन।
और जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर है उसको हम क्या बोलते हैं, पिस्टिल। तो इसको जो है आप याद रखना। अब देखिए अगर आपको कभी कभी मतलब आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि पिस्टिल जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था कि फीमेल था, स्टेमेन मेल था कि फीमेल था, तो याद रखना स्टेमेन, मेन, देखिए मेन जैसे होता ना हमारा मैन, उसी तरह से मेन, तो स्टेमेन यानी ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इस तरह से जो है आप इसको याद भी कर सकते हैं। तो देखिए इसको आप हिंदी में भी पढ़ लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कुड लीड टू फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन्स। यहां पे हमसे पूछा जा रहा है कि साइक्लोन्स कैसे बनते हैं। तो देखिए लो प्रेशर सिस्टम विथ लो स्पीड वाइंड। चलिए देखिए पहले मैं आपको बताती हूं कि साइक्लोन कैसे बनते हैं, फिर हम जो है ऑप्शन को मैच कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स मान लीजिए यहाँ पे क्या है, एक पॉन्ड है और यहाँ पे क्या है, पानी भरा है और ये है हमारा सन। यहाँ से सनलाइट इस पूल में पड़ेगा, तालाब में, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से जो वाटर है वो जलवाष्प बन के निकल जाएगा। ये क्या हो जाएगा, वाष्प हम बोल सकते हैं। तो ये जलवाष्प बन के ऊपर की ओर जाएगा। जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पे बादल में आएगा। तो यहाँ पे जो ये वाष्प आए हैं वो छोटी छोटी बूंदों में कन्वर्ट हो जाएंगे। जब ये कन्वर्ट हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे और फिर बारिश होके ये वापस जो है धरती पर आ जाएंगे, यानी वापस इस नदी में आ जाएंगे या पूल में आ जाएंगे। तो ये जो जब नीचे मतलब आए, तो जब यहाँ से सूर्य से किरण आई तो यहाँ पे ये क्या हुए, जो हमारा वाटर था वो वाष्प में चेंज हो गया, यानी उसमें हीट आ गया। सॉरी फ्रेंड्स। तो अब जब ये ऊपर की तरफ उठे और कंडेंस हो गए, कंडेंस होके जब ये बारिश हुई तो जो वाष्प था, जो उसमें हीट था, वो क्या हुआ, हीट जो है ये यहाँ हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज हो गया। अब ये जो हीट है इसके आसपास जो एयर होगा वो एयर कैसा होगा, वो एयर जो है वो हीट हो जाएगा और जो गर्म हवा होती है वो ऊपर की ओर उठती हैं। क्या होती हैं, ये जो हमारा एयर है जो हीट हो गया है वो ऊपर की ओर उठ जाएंगी। और ऐसा तो है नहीं कि मतलब कोई ऐसा स्थान हो जहाँ पे हवा ना हो। तो जब ये जो हमारी गर्म हवा है जब वो ऊपर उठ जाएंगी तो इनका स्थान लेने के लिए कहाँ, जो ठंडी हवाएं हैं वो आएंगी। तो इस तरह से मतलब ये प्रोसेस गोल गोल होता रहता है। यानी सूर्य से किरण आई, जल जो है वो जलवाष्प में चेंज हुआ, कंडेंस होके बारिश हुआ, जो हीट है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो गया। उस हीट के वजह से एयर जो है वो गर्म हो गई और गर्म हवाएं ऊपर की ओर उठ जाती हैं और फिर उस गर्म हवा की जगह लेने के लिए ठंडी हवाएं आती हैं। फिर मतलब इस तरह से गर्म हवा ऊपर गई, ठंडी हवा आई, गर्म गई ऊपर, ठंडी आई। इस तरह से एक गोल गोल सा मतलब एक इस तरह से साइक्लोन का रूप ये जो है ले लेता है। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, लो प्रेशर सिस्टम विथ लो स्पीड वाइंड रिवॉल्विंग अराउंड इट, हाई प्रेशर सिस्टम विथ लो स्पीड वाइंड रिवॉल्विंग इट, लो प्रेशर सिस्टम विथ हाई स्पीड वाइंड रिवॉल्विंग इट, हाई प्रेशर सिस्टम विथ हाई स्पीड वाइंड। तो यहाँ पे और एक चीज आप याद रखना, जो एयर हीट होके जब ऊपर उठी तो वहां पे उसका प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। ये पॉइंट छूट गया, प्रेशर कम हो जाता है जब यहाँ पे गर्म वायु जो है वो ऊपर चली जाती है तो उसका प्रेशर कम हो जाता है। जब हवा है वहां पे प्रेशर लगा रहा, जब वो ऊपर चला गया तो प्रेशर नहीं हो रहा। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। तो क्या हो गया, लो प्रेशर सिस्टम, यानी प्रेशर जो है यहाँ पे कम हो गया विथ हाई स्पीड वाइंड रिवॉल्विंग अराउंड इट, मतलब ये गर्म हवा गई, यहाँ पे प्रेशर कम हुआ, ठंडी हवा आई, तो इस तरह से ये गई आई, इस तरह से ये जो है चलता रहता है और ये साइक्लोन का एक रूप ले लेता है। तो यहाँ पे याद रखना, लो प्रेशर सिस्टम विथ हाई स्पीड वाइंड। हाई स्पीड तो होगा ही होगा, ये होगा या होगा, या तो याद रखना हाई और हाई नहीं है दोनों, लो प्रेशर है और हाई स्पीड वाइंड है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही हो जाएगा। हिंदी में भी आप इसको जो है पढ़ सकते हैं कि चक्रवात कैसे बनते हैं। निम्न दाब का निकाय जिसके चारों ओर उच्च वेग की पवनें परिक्रमा करती हैं, इस तरह से इसको आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वायरमेंटल फैक्टर इम्पैक्ट द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन द मोस्ट।
यानी यहाँ पे कौन सा पर्यावरणीय कारक है जो वाष्पोत्सर्जन की दर को सबसे अधिक प्रभावित करता है? तो देखिए, अमाउंट ऑफ सनलाइट, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर या फिर वाटर टेबल। वाटर टेबल नहीं है, वाटर लेवल है। तो देखिए, अमाउंट ऑफ सनलाइट, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, वाटर टेबल, लेवल, ये सब क्या होते हैं? ये सब के सब इसके क्या हैं? फैक्टर हैं जो इसको प्रभावित करते हैं। लेकिन पूछा जा रहा मोस्ट, सबसे ज्यादा कौन इसको प्रभावित करता है? ट्रांसपिरेशन को। तो ट्रांसपिरेशन को सबसे ज्यादा जो प्रभावित करता है वो है हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो देखिए, ये सब जो होते हैं ये ट्रांसपिरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। सॉरी, इसका तो यहाँ पे छोड़ दीजिए, ये तीनों इसके फैक्टर हैं। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होता है ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसी वजह से जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी जितनी ज्यादा होगी, ट्रांसपिरेशन का रेट उतना ज्यादा कम होगा। यानी सबसे ज्यादा कौन प्रभावित करेगा? रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो याद रखना, ये इसके फैक्टर हैं। ये जो है, अगर देखिए, अगर अमाउंट ऑफ सनलाइट ज्यादा होगा, अगर सनलाइट का अमाउंट ज्यादा होगा तो ट्रांसपिरेशन का रेट ज्यादा होगा। यानी दोनों दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए। लेकिन अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा। लेकिन अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होगी तो ट्रांसपिरेशन रेट ज्यादा होगा। यानी ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो फ्रेंड्स, याद रखना, आप मुझे एक बात बताना कि ये ट्रांसपिरेशन होता क्या है। आपको साइंस में इस तरह से टर्म दिखेंगे। एक होता हमारा ट्रांसपिरेशन, एक होता यहीं पे इवापोरेशन। क्या आप मुझे दोनों का डेफिनेशन बता सकते हैं कि ट्रांसपिरेशन क्या है और इवापोरेशन क्या है? तो देखिए, मैं आपको बताती हूं, अगर आपको पता है तो आप जो है कमेंट में टाइप कर दीजिए। ट्रांसपिरेशन क्या है? प्रोसेस ऑफ वाटर पासिंग आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ प्लांट और लीफ। यानी कोई भी लीफ है, जब यहां से जो H2O है वो पास कर जाता है, यानी यहां से बाहर चला जाता है जो इस लीफ के सरफेस से, तो हम इसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन। लेकिन इवापोरेशन क्या है? प्रोसेस बाय व्हिच लिक्विड टर्न्स इनटू अ गैस। मतलब इवापोरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो हमारा लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। आई होप आपको दोनों बातें क्लियर हो गई होंगी। ट्रांसपिरेशन क्या है? जब लीफ के सरफेस से पानी जो है बाहर चला जाता है तो होता है ट्रांसपिरेशन। लेकिन इवापोरेशन क्या है? जब वही हमारा जो लिक्विड है वो गैस में जो है वो चेंज हो जाता है। और इस तरह से कभी कभी पूछा जाता है कि इवापोरेशन और बॉइलिंग में क्या डिफरेंस है। जैसे हम पानी को बॉयल करते हैं तो वहां भी जो हमारा पानी है वो गैस बन के ऊपर उड़ता है, इवापोरेशन में भी जो हमारा पानी है वो गैस बनता है। तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? क्या आप मुझे बता सकते हैं? तो अगर आपको पता है तो आप कॉमेंट में लिखिए डिफरेंस बिटवीन इवापोरेशन एंड बॉइलिंग। मतलब किसी भी चीज को बॉईल कर रहे हैं फिर भी वो गैस में चेंज हो रहा, इवापोरेट भी हो रहा फिर भी गैस में चेंज हो रहा। तो दोनों में डिफरेंस क्या है आप जो है कमेंट करके बताना। और अगर नहीं पता हो तो ये भी बताना कि मैं उसको जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करूं कि इवापोरेशन बॉइलिंग में क्या डिफरेंस है। ये सब जो है आपको पता होने चाहिए। छोटे छोटे से टर्म है, ट्रांसपिरेशन, इवापोरेशन, कंडेंसेशन। तो ये सब आपको इसका डेफिनेशन, इसमें जो माइन्यूट सा डिफरेंस है वो सब आपको पता होने चाहिए। तो इसको आप हिंदी में भी पढ़ लीजिए। पर्यावरणीय कारक वाष्पोत्सर्जन की दर को सबसे अधिक प्रभावित करता है अपेक्षिक आर्द्रता। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 69। हरी टेक्स आउट ऑफ अ ग्लास वाटर बॉटल एंड प्लास्टिक वाटर बॉटल। यानी जो हरी है वो क्या ले रहा है? एक ग्लास का वाटर बॉटल है उसके पास, एक जो है प्लास्टिक का है। एक ग्लास है और एक प्लास्टिक है। केप्ट ओवरनाइट इन रेफ्रिजरेटर। वो क्या करता है? रेफ्रिजरेटर को इन दोनों को रख देता है। ही इंस्टेंटली पुट अ थर्मामीटर इन द वाटर ऑफ प्लास्टिक बॉटल एंड रिकॉर्ड द टेम्परेचर। फिर वो क्या करता है? इन दोनों को फ्रिज से निकालता है और तुरंत के तुरंत वो जो है थर्मामीटर से प्लास्टिक बॉटल में जो पानी है उसको जो है चेक करता है। और जब वो चेक करता है तो वो पाता है कि जो उसका टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेल्सियस है। यानी जो हरी है उसके पास दो बोतल है, एक प्लास्टिक का है एक ग्लास का है। वो उन दोनों को रेफ्रिजरेटर में रख देता है। फिर जब वो उन दोनों को बाहर निकालता है तो वो जो है ग्लास में रखा जो वाटर है उसका टेम्परेचर को मेजर करता है तो वो पाता है कि वो 10 डिग्री सेल्सियस है।
अब यहाँ पे पूछा जा रहा व्हाट इज द मोस्ट लाइकली टेम्परेचर ऑफ द वाटर बॉटल ग्लास। जो ग्लास का जो बॉटल है उसका टेम्परेचर, मतलब जो उसमें पानी है उसका टेम्परेचर कितना हो सकता है, ये हमसे पूछा जा रहा। तो मच मोर देन 10 डिग्री सेल्सियस, मच लेस देन 10 डिग्री सेल्सियस, ऑलमोस्ट इक्वल टू 10 डिग्री सेल्सियस, या फिर कांट प्रेडिक्टेड। तो यहाँ पे क्या होगा, आप सोचिए जब आप फ्रिज में दो बॉटल रखते हैं, एक ग्लास का एक प्लास्टिक का है, तो क्या होगा, दोनों में जो वाटर है दोनों ठंडा हो जाएगा ना, मतलब दोनों का जो टेम्परेचर है वो इक्वल होना चाहिए। लेकिन इस बात को आप जो है किस तरह से बोल सकते हैं कि नहीं नहीं ये सही होगा या नहीं होगा। तो देखिए जो हमारा प्लास्टिक होता है और जो हमारा ग्लास होता है, यानी जिसको हम कांच बोलते हैं, ये दोनों ही जो हमारा हीट होता है उसकी क्या होती हैं, इंसुलेटर यानी कुचालक, इंसुलेटर ऑफ हीट। तो ये दोनों जो है, चाहे ग्लास का हो चाहे प्लास्टिक का, इससे हमको कोई लेना देना ही नहीं है। इंसुलेटर है ये हीट के, यानी ये कुचालक है। तो देखिए तो इन पे जो मतलब इनको चाहे जिस तापमान पे आप रख दीजिए, यहाँ पे कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं होगा। जबकि जो जल है, जो वाटर है, वो क्या है, वो उष्मा का सुचालक है, यानी गुड कंडक्टर है। तो जब दोनों बोतलों को रेफ्रिजरेटर के अंदर में रखा जाता है, तो जो हमारा पानी है, पानी रेफ्रिजरेटर के जो तापमान है उसको अंदर ले लेता है, और जो उसका तापमान है उसको रेफ्रिजरेटर में छोड़ देता है। यानी जो पानी है वो क्या होगा, वो इक्वली ठंडा होगा। ऐसा नहीं है कि ग्लास में ज़्यादा ठंडा होगा प्लास्टिक में कम होगा, या प्लास्टिक में ज़्यादा होगा ग्लास में कम होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट इक्वल टू 10 डिग्री सेल्सियस, यानी ये क्या होगा, ये मतलब दोनों में ही इक्वली उतना ही टेम्परेचर रहेगा, क्योंकि जो वाटर है वो जो है हीट का गुड कंडक्टर है, जबकि ग्लास प्लास्टिक इन सबसे कोई भी लेना देना नहीं है यहाँ पे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, हरी रेफ्रिजरेटर में से, सॉरी ये तो हो गया, आप जो है इसको हिंदी में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड चूज करेक्ट ऑप्शन। फ्रेंड्स ये बताना कहीं ऐसा तो नहीं कि ये एक्सप्लेनेशन बहुत भारी भरकम हो रहा है, क्योंकि हमने अभी तक मतलब 10 क्वेश्चन भी नहीं 9 क्वेश्चन किए हैं, और टाइम है, एक सेकेंड, टाइम है हमारा 32 मिनट। कोई बात नहीं, आपको समझ आना चाहिए, टाइम कोई भी लगे, बस आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि नहीं एक क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, ऐसा कुछ तो आप बता देना। देखिए An empty vessels produce louder sound than a vessel filled with liquid when struck with a hammer। यानी क्या बोला जा रहा है कि आप जो है 2 वेसल ले लीजिए, आप इसको करके देख लेना। 2 वेसल ले लीजिए, एक में जो है पानी भर दीजिए, एक को खाली छोड़ दीजिए। वही बोला जा रहा है कि 2 वेसल हैं, एक खाली है, एक जो है पानी से भरा हुआ, किसी भी लिक्विड से भरा है, जरूरी नहीं पानी हो। तो आप जो है जब उस पर चोट करेंगे किसी चीज़ से, हैमर से जो चोट करेंगे उस पर, मतलब उस पर मारेंगे, स्ट्राइक करेंगे, तो जो इम्पटी वेसल्स है उसमें से ज़्यादा तेज साउंड आएगी, वो ज़्यादा आवाज़ करेगा। लेकिन जो फील्ड है, जो लिक्विड से भरा हुआ वेसल है, उसमें से कम आवाज़ आएगी उसकी अपेक्षा, मतलब जो खाली बर्तन है उसकी अपेक्षा उसमें से कम आवाज़ आएगी जो भरा हुआ है। तो ऐसा क्यों बोला जा रहा है, इसका रीजन ये है कि द डेंसिटी ऑफ एयर इज लेस देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड कंटेन इन वेसल। जो बर्तन खाली है उसमें क्या हो सकता है, उसमें हवा हो सकता है, मतलब हवा तो हर जगह है, तो जहाँ कुछ नहीं वहाँ हवा है। तो जो बर्तन खाली है वहाँ पे हवा होगा, लेकिन जो बर्तन भरा है उसमें कोई ना कोई लिक्विड होगा, चाहे वो वाटर हो, तेल हो, कुछ भी हो, तो उसकी डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो बोला जा रहा है कि जो डेंसिटी है एयर की वो कम है डेंसिटी ऑफ लिक्विड की अपेक्षा। तो ये बिल्कुल सही है, मतलब हमको ये भी पता है कि खाली बर्तन ज़्यादा आवाज़ करेगा, भरा बर्तन कम आवाज़ करेगा। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो खाली बर्तन है वहाँ पे एयर है, और एयर की डेंसिटी लेस होती है डेंसिटी ऑफ लिक्विड की अपेक्षा। तो ये दोनों ही ऑप्शन जो है करेक्ट है। तो क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। हिंदी में भी पढ़िए इसको, हथौड़े से आघात किए जाने पर द्रव से भरे आधे भरे बर्तन की अपेक्षा एक खाली बर्तन अधिक प्रबल ध्वनि उत्पन्न करता है, क्योंकि बर्तन में भरे द्रव की अपेक्षा हवा का घनत्व कम होता है। तो ये दोनों ऑप्शन जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ सेट ऑफ मिक्सचर्स। यहाँ पे हमको क्या बताना है, मिक्सचर बताना है, मिश्रण क्या है। तो मिश्रण क्या होता है, जहाँ पे मतलब 2 या 2 से अधिक चीजें मिलकर कोई चीज बना रही हैं। तो देखिए
अब यहाँ पे हम एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, एयर, अगर हम बात करते हैं एयर की, तो एयर मीन्स आप क्या समझते हैं? बहुत से लोग बोलेंगे एयर मीन्स ऑक्सीजन, जबकि ये जो है सबसे गलत बात। जो एयर होता है, एयर मीन्स, अगर आप बोले कि एयर मीन्स ऑक्सीजन, तो ये बिल्कुल गलत है। तो हम जो है, तो एयर में क्या क्या होता है? एयर क्या होता है? हवा हमारे एटमॉस्फेयर में है एयर जो है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो एयर है यहाँ पे जरूरी नहीं कि उसमें केवल ऑक्सीजन हो, वहां पे ऑक्सीजन के साथ साथ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, बहुत सारी गैसेस यहाँ पे हो सकती हैं। तो एयर कोई मतलब यहाँ पे केवल ऑक्सीजन नहीं है, एयर में बहुत सारी चीजें हैं। इस वजह से जो एयर होता है वो क्या होता है? मिक्सर होता है। शुगर, अगर आप शुगर की बात करते हैं तो फिर जो शुगर होता है यहाँ पे कोई मिक्सचर नहीं होता है। जो शुगर है वो सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल होता है, यानी हम इसको बोल सकते हैं कि जो शुगर है वो प्योर सब्सटेंस है। प्योर शुगर में कोई भी मिक्सचर नहीं है, तो शुगर जो है वो मिक्सचर नहीं है। तो ये ऑप्शन हमारा जो होगा रॉन्ग हो जाएगा। अब देखिए, शुगर यहाँ भी है, शुगर यहाँ भी है, यानी ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा, क्योंकि हमको तो मिक्सचर बताना है, जबकि शुगर जो है वो प्योर सब्सटेंस है। अब हम यहाँ पे देखते हैं सेकेंड और थर्ड में। तो चलिए सबसे पहले सेकेंड को चेक करते हैं। तो सेकेंड में सबसे पहले क्या है? एयर, जो कि मैंने आपको बता दिया। एयर जो है यहाँ पे बहुत सारी गैसों का मिश्रण होता है, इस वजह से ये एक मिक्सचर होता है। मिल्क में क्या क्या होता है? तो याद रखना, जो मिल्क होता है यहाँ पे दूध और पानी का मिश्रण होता है, इस वजह से मिल्क जो है कभी प्योर सब्सटेंस नहीं होता। याद रखना, जो हमारा मिल्क है उसको भी हम मिक्सर बोलते हैं। हो सकता है आपको थोड़ा ऑड लग रहा होगा, मिल्क तो मिल्क होता है, तो इसको हम क्यों मिक्सचर बोल रहे हैं? ये तो प्योर होता है, जबकि ऐसा नहीं होता। मिल्क भी दूध और पानी का मिश्रण होता है, इस वजह से ये भी मिक्सर होता है। सोप, ये सोप फॉर्म है, सोप फॉर्म। तो ये जो सोप फॉर्म है, यानी साबुन का जो झाग होता है, वो फ्रेंड्स एक प्रकार का कोलाइडी विलयन है। यानी ये कोलाइडी विलयन क्या है? ये भी एक प्रकार का मिश्रण होता है। तो सोप फॉर्म भी क्या होता है? ये मिक्सर होता है। सॉइल, अगर आप सॉइल की बात करें तो सॉइल में भी तो मतलब उसमें बहुत सारे विभिन्न तत्व होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं ना, मतलब मिनरल्स वगैरह होते हैं। तो सॉइल तो ऐसा है नहीं कि प्योर सब्सटेंस है, यहाँ भी बहुत सारी चीज़ों का मिक्सर है। और यहाँ पे बात करते हैं सी वाटर। तो सी वाटर यानी समुद्र का पानी जो होता है, यहाँ पे आप देखेंगे विभिन्न प्रकार के लवणों का मिश्रण होता है, यानी बहुत सारे सॉल्ट यहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा? मिक्सचर। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सेकेंड। ये सारे के सारे क्या हैं? मिक्सचर हैं। देखिए, इसको आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। और चलिए देखिए आगे हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 72। तो देखिए, इस तरह का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है। तो देखिए, फॉलोइंग टेबल रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ रिएक्शन ऑफ 3 मेटल्स विथ वेरियस सॉल्यूशंस। यहाँ पे 3 मेटल हैं, कौन कौन से? A, B, C। और यहाँ पे क्या है हमारा? ये मतलब अलग अलग क्या है? सॉल्यूशन है, जहाँ पे आयरन सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है और जिंक सल्फेट है। और ये जो A, B, C यानी जो हमारे मेटल हैं, वो किसी से रिएक्शन करते हैं, किसी से नहीं करते हैं। तो हमको पहचानना है यहाँ पे क्या? करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स A, B, C। यहाँ पे हमको इन तीनों की रिएक्टिविटी जो है पहचाननी है। तो अगर यहाँ पे एलिमेंट दिया होता बहुत ही इजीली हम पहचान लेते हैं, लेकिन हमको यहाँ पे ये देखना है कि मतलब इसके बेस पे कौन सा कैसा होगा, किसकी रिएक्टिविटी कैसी होगी। तो ध्यान से समझना, बहुत ही मतलब अच्छा क्वेश्चन भी है, जल्दी समझ भी नहीं आता, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी आपको इसको समझाने की। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी रिएक्टिविटी सीरीज। क्या होती है? रिएक्टिविटी सीरीज। अगर आप जो है 9th-10th की एनसीईआरटी पढ़ेंगी तो वहाँ पे दिया हुआ है। तो रिएक्टिविटी सीरीज सबसे पहले आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये है पोटेशियम, सोडियम, बेरिलियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। वैसे तो इसको हम ऊपर से नीचे लिखते हैं, ज़्यादा सही रहता है, पर कोई बात नहीं, अभी हम यहाँ पे लिख नहीं सकते। तो हो गया क्या हमारा? पोटेशियम, सोडियम, बेरिलियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, टिन, लेड, हाइड्रोजन। ये जो है आप यहाँ पे देखेंगे, ये हमारा रिएक्टिविटी सीरीज है। लास्ट में यहाँ पे प्लेटिनम भी आता है, Pt। तो देखिए, ये रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, इसको फ्रेंड्स आप नीचे की तरफ लिख लेना अगर आपको लिखना होगा। कैल्शियम, सोडियम, बेरिलियम,
पोटेशियम, सोडियम, बेरिलियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, इसको मतलब ऐसे नीचे की तरफ, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे लिख लेना। तो आप देखेंगे जो यहाँ पे सबसे ऊपर है, जो एलिमेंट सबसे ऊपर है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, यानी मोस्ट रिएक्टिव है। जो हाइड्रोजन होता है ये नॉन मेटल होता है। हाइड्रोजन से नीचे ये सारे के सारे एलिमेंट है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएंगे, ये यहाँ पे नॉन रिएक्टिव होते हैं, या फिर हम बोले तो अनरिएक्टिव होते हैं, यानी ना के बराबर रिएक्शन करते हैं। मतलब थोड़ा बहुत कर भी सकते हैं, अदरवाइज नहीं करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो ए है, सबसे पहले बी को आप देखेंगे, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, यानी ये आयरन सल्फेट के साथ, कॉपर सल्फेट के साथ, जिंक सल्फेट के साथ, किसी के साथ में भी ये रिएक्शन नहीं कर रहा है। अगर रिएक्शन नहीं कर रहा है तो हम बोलेंगे कि जो हमारा बी मेटल है वो कैसा है, वो अनरिएक्टिव है, वो नॉन रिएक्टिव है, यानी उसमें कोई भी रिएक्टिविटी नहीं है। तो वो इसमें से हो सकता है, यानी वो हाइड्रोजन से नीचे हो सकता है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम होगी, यानी देखा जाए तो ये हमारा जो है सही हो जाएगा। लेकिन अभी हम और देख लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी में भी बी जो है वो लास्ट में है। तो आगे देखिए ए और सी में देखिए कि कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है। तो देखिए आयरन सल्फेट और यहाँ पे कॉपर सल्फेट, देखिए जो ए और सी है वो भी जिंक सल्फेट के साथ में रिएक्शन नहीं कर रहे हैं, तो इसको तो अभी के लिए छोड़ दीजिए। बस इतना देखिए आयरन और कॉपर। तो फ्रेंड्स कॉपर यहाँ पे है और आयरन यहाँ पे है, आयरन यहाँ है, कॉपर यहाँ है। तो आयरन जो है वो कॉपर से ऊपर है, मैंने बोला है इसको ऊपर से नीचे की तरफ लिखना। तो आयरन जो है कॉपर से ऊपर है, यानी जो आयरन है वो ज्यादा रिएक्टिव है, आयरन जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है। तो आयरन के साथ में कौन यहाँ पे रिएक्शन कर रहा है, आयरन को जो सी है वो डिस्प्लेस कर दे रहा है। तो अगर आयरन को डिस्प्लेस कर दे रहा है कोई एलिमेंट, तो अगर आयरन को कर दे रहा है तो वो कॉपर को भी कर देगा। क्योंकि आप एक बात याद रखना, इस रिएक्टिविटी सीरीज में जो सबसे ज्यादा ऊपर होगा वो अपने से नीचे वालों को धक्का मार के हटा सकता है, अपने से नीचे वालों को धक्का मार के हटा सकता है। तो यहाँ पे सी को बोला जा रहा है कि सी जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर रहा है। सी इसमें से कुछ भी हो सकता है, चाहे वो जिंक, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो Fe से ऊपर होगा, आयरन से ऊपर होगा। अगर आयरन से नीचे होता, यानी निकिल, टिन, लेड यहाँ से होता, तो वो आयरन को हटा ही नहीं सकता, क्योंकि वो उसके नीचे आ जाता। लेकिन वो जायज सी बात है कि आयरन से ऊपर होगा पक्का, इसी वजह से वो आयरन को हटा पा रहा है। तो अगर आयरन को हटा ले रहा तो कॉपर को इजीली हटा देगा वो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो हमारा सी है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा, उसके बाद जो ए है वो रिएक्टिव होगा। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो बताना, इसको मैं अलग से एक वीडियो के थ्रू बताऊंगी कि किस तरह से ये रिएक्शन चलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज के। वैसे तो मैंने KBS TGT साइंस का प्रिपरेशन करवाते समय ये बहुत अच्छे से बताया है, तो कोई बात नहीं, उसको आप मत ढूंढना उसको कहाँ पे है, मैं इसको अलग से आपको बता दूंगी। लेकिन आपको कमेंट करना पड़ेगा कि हाँ हमको नहीं समझ आया, आप जो है इसको अच्छे से समझा दीजिए। अदरवाइज मैं तो यही समझूंगी कि आपको समझ में आ गया होगा, और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन बाय द वे अगर नहीं आया तो मैं पक्का इसको जो है क्लियर कर दूंगी। इस तरह के अभी आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जहां पे फिर से हमको इस जो है रिएक्टिविटी सीरीज से सामना करना पड़ेगा। तो आप जो है इसको याद रख लेना, इसके लिए बहुत सारे ट्रिक्स भी हैं, आपको गूगल पे मिल जाएंगे। और जो मैं इसको जिस तरह से याद करती हूँ, यहाँ पे केदारनाथ बाई कमाली, आलू जरा फीके नीके सन पबाता है, क्यों है आज ऐसे आलू पकाता, इस तरह से जो है याद कर लेते हैं हम। इसके अलावा भी बहुत सारे ट्रिक हैं, आप किसी भी ट्रिक्स वगैरह से इसको जो है याद रख सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये तो वही है, हिंदी में है, इसको आप देख सकते हैं अच्छे से। अब देखिए आगे, Which of the following statement is correct regarding the temperature of blue zone? That means outermost zone of flame. वाओ, ठीक है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जब, जैसे मान लीजिए ये क्या है, ये एक कैंडल है। तो बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट, हमको इसमें से स्टेटमेंट को करेक्ट बताता है। टेम्परेचर ऑफ ब्लू जोन, दैट मीन्स आउटर मोस्ट जोन,
आउटर मोस्ट जोन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये जब हम मतलब मान लीजिए आप किसी मोमबत्ती को जलाते हैं तो आप देखेंगे जो सबसे बाहर की तरफ, मतलब उसको ध्यान से ऑब्जर्व करना पास से, तो आपको वहां पे अलग अलग कलर दिखेंगे। जो सबसे बाहरी कलर होगा वो आपको ब्लू कलर का दिखेगा, ये आपको ब्लू कलर का दिखेगा। तो इसी के बारे में हमसे पूछा जा रहा है। और यहाँ पे जो इसका मध्य भाग होगा, ये बीच का जो भाग होगा ये आपको येलो दिखेगा। और जो इसके अंदर, बिल्कुल अंदर में जो भाग होगा, जो अनबर्न होगा, वो कैसा होगा, वो ब्लैक होगा। कैसा होगा, ब्लैक होगा। तो यहाँ पे हमको बताना है कि द टेम्परेचर कांट बी मेजर्ड, यानी इस ब्लू रीजन की बात करिए कि जो मतलब किसी मोमबत्ती को जलाते हैं जो उसके सबसे बाहर का एरिया है जो कि ब्लू कलर का है, क्या उसका टेम्परेचर हम मेजर नहीं कर सकते। द टेम्परेचर इज अराउंड 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब इसका जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। या फिर टेम्परेचर इज मच हायर देन 100 डिग्री सेल्सियस, या फिर टेम्परेचर इज लेस देन 10 डिग्री सेल्सियस। तो याद रखना जो ये ब्लू जोन होता है उसका टेम्परेचर होता है मच हायर देन 100 डिग्री सेल्सियस, यानी इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से भी हायर होता है। तो इसको जो है आप याद रखना। हिंदी में देख लीजिए, ज्वाला के सबसे बाह्यतम अर्थात नीले क्षेत्र के संबंध में कौन सा सही है। इसका ताप 100 डिग्री सेल्सियस से भी बहुत अधिक होता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, विच आर द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल्स। यहाँ पे हमको बताना है मतलब मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट क्या है। यहाँ पे क्या बताना है, कौन सा ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी बढ़ता हुआ क्रम किसका सबसे ज्यादा होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, जो मरकरी होता है उसका जो टेम्परेचर होता है वो हमारे कमरे के तापमान के बराबर ही होता है, यानी सामान्य सा तापमान होता है। तो मरकरी का वैसे क्या हो जाएगा, सबसे कम। लेकिन मरकरी यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो आप यहाँ पे या तो इसको याद रख लीजिए, या तो अगर ये सेम क्वेश्चन रिपीट होता है तो इसका जो है आपको ऑर्डर ही याद करना पड़ेगा। तो या तो ए होगा या तो सी होगा। तो देखिए जो हमारा Fe होता है, यानी जो लोहा होता है उसका तापमान होता है 1538 डिग्री सेल्सियस। जो हमारा तांबा जिसको हम कॉपर बोलते हैं वो जो होता है उसका आप देखेंगे टेम्परेचर होता है 1084 डिग्री सेल्सियस। और जो हमारा एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिनियम का टेम्परेचर होता है 660 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे आप देखेंगे मरकरी का तो सबसे कम होता है, उसके बाद होता है एल्यूमिनियम का, उसके बाद है कॉपर का, उसके बाद है आयरन का, यानी आयरन का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है, कॉपर का उससे कम, एल्यूमिनियम का उससे कम और मरकरी का सबसे कम। तो यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है, यानी घटते से बढ़ते क्रम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो इसको कैसे याद रख सकते हैं आप, MACI, MACI इस तरह से याद कर सकते हैं। अगर आप मतलब दोबारा ये क्वेश्चन रिपीट होता है तो आप इसको मतलब ये आप थोड़े ना इतना याद रखेंगे, याद रख सकते हैं और अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं याद होता है तो इस तरह से भी आप इसको याद रख सकते हैं ट्रिक से। हिंदी में भी देख लीजिए और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इन डेली लाइफ। यहाँ पे डेली लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन क्या नहीं। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, जब एसिड प्लस बेस रिएक्ट करके बनाते हैं सॉल्ट प्लस वाटर, यानी हम बोल सकते हैं कि जब NaCl प्लस बेस में क्या लिख सकते हैं, एक सेकेंड, यहाँ पे HCl प्लस NaOH ले लो। तो ये हो गया एसिड, ये हो गया बेस। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, NaCl यानी साल्ट बन गया प्लस H2O यानी वाटर बन गया। यही होता हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि न्यूट्रलाइजेशन का एग्जाम्पल क्या नहीं है। टेकिंग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया फॉर एसिडिटी, जब हमको मतलब एसिडिटी हो जाती है किसी को भी तो वो क्या लेते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं। क्यों, जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है वो कैसा होता है, बेसिक इन नेचर होता है। जब वो एसिडिटी मतलब जब हमको एसिडिटी हुई, हमने बेस लिया तो एसिड और बेस मिलकर क्या बना देंगे, सॉल्ट बना देंगे, यानी ये रिएक्शन क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन। तो ये तो इसका एग्जाम्पल है। रबिंग बेकिंग सोडा इन केस ऑफ आंट बाइट, जब हमको चींटी काट लेती है तो हम वहां पे बेकिंग सोडा रब कर लेते हैं जहां पे काटी हो, तो क्या हो जाता है, उसका इफेक्ट खत्म हो जाता है। क्यों हो जाता है, बेकिंग सोडा क्या है, बेस है यानी क्षार है। जो आंट बाइट करता है वहां पे एक
अम्ल निकलता है जिसको हम बोलते हैं फॉर्मिक एसिड यानी फॉर्मिक अम्ल। तो जो वो एसिड है, बेकिंग सोडा बेस है, जब दोनों मिलते हैं तो वहां पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाता है यानी सॉल्ट बन जाता है। तो ये भी न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन है। ट्रीटिंग सॉइल विथ क्विक लाइम, जो हमारी मिट्टी होती है वहां पे हम चूना मतलब क्विक, ये टाइम नहीं है, लाइम है, क्विक लाइम डाल देते हैं तो ये क्या हो जाता है अपनी मिट्टी को सही करने के लिए। तो यहाँ भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। लेकिन डिपोजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन, जो आयरन का कोई भी चीज है उस पर हम जिंक का जो डिपोजिट करते हैं वो इसलिए करते हैं ताकि उस पर जंग ना लगे यानी वो कोरोड ना हो, उसको कोरोजन से बचाने के लिए करते हैं। तो ये तो मतलब न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन थोड़े ना है, ये हम कोरोजन से बचने के लिए करते हैं ताकि हमारा जो आयरन है वो जो मतलब उस पर रस्ट है वो उससे जो है खत्म ना हो, उससे नष्ट ना हो। तो इसको जो है आप याद कर लेना। ऊपर के 3 एग्जाम्पल जो है वो न्यूट्रलाइजेशन के रिएक्शन हैं जो कि हमारे एनसीईआरटी में मेंशन है। हिंदी में देख लीजिए, पढ़ लीजिए एक बार। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 76। A farmer decided to sow a crop in his farmland with high percolation rate. एक जो है एक किसान है वो डिसाइड करते हैं कि उनको अपने सॉइल में जो है किसी फसल को बोना है जिसका जो परकोलेशन रेट है वो बहुत हाई है। Which crop according to you is better suited for this farmland? मतलब ऐसी लैंड है जिसकी परकोलेशन रेट जो है बहुत ज़्यादा है यानी वो मिट्टी को वो पानी को बहुत ज़्यादा सोख लेती है। तो उसके लिए बोला जा रहा है कि कौन सा फसल उसको बोना चाहिए ऐसी मिट्टी में। तो देखिए फ्रेंड, जो हम बोल सकते हैं कि हमारा कौन सा मिट्टी होता है, बलुई मिट्टी, तो वहाँ पे पानी सबसे ज़्यादा मतलब उसका परकोलेशन रेट सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे देखिए कॉटन हो गया, पैडी हो गया, ग्राम हो गया, वीट हो गया। तो इसमें से बोला जा रहा है कि कौन सा वो फसल बोए क्योंकि उसके मिट्टी की जो परकोलेशन रेट है वो बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे उसको बोना चाहिए कॉटन यानी कपास, क्योंकि कपास के लिए मतलब एक ऐसी मिट्टी चाहिए होगी जो कैसा हो, जिसका परकोलेशन रेट ज़्यादा हो। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो कपास के लिए बलुई दोमट या फिर जो दोमट मिट्टी होती है वो सबसे अधिक उपजाऊ होती है। लेकिन गेहूं के लिए, चना के लिए, चावल के लिए, इन सब के लिए चिकनी मिट्टी या इसी को हम मृतिका भी बोलते हैं, तो चिकनी मिट्टी या फिर दोमट मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है। तो देखिए अब यहाँ पे इतनी सारी मिट्टी है, हम यहाँ इसको कवर नहीं कर सकते। तो मैं आपको जो है सॉयल हमारे चैप्टर में है उसको जो है अलग से करवा दूंगी वहाँ से। अब देखिए अगर हम एक एक क्वेश्चन को पूरा चैप्टर मतलब सॉयल तो एक पूरा चैप्टर ही है जो कि पूरा कवर नहीं कर सकते हम यहाँ पे, तो मैं आपको सॉयल चैप्टर जो है वीडियो के थ्रू कवर करा दूंगी। बट आपको कमेंट करना पड़ेगा जो मैं बोली हूँ ताकि मैं भूल ना जाऊँ। आप जो है कमेंट कर देना ताकि मुझे याद रहे और मैं उसको जो है आपके लिए बना सकूँ। अभी के लिए याद रखना, जब हाई परकोलेशन रेट सबसे ज़्यादा जिस मिट्टी की होगी वहाँ पे हम कॉटन बोना सबसे अधिक सूटेबल रहेगा। हिंदी में भी पढ़ लीजिए। और अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू? यहाँ पे हमको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। द नंबर ऑफ सेल्स इन एन एलिफेंट इज मोर देन नंबर ऑफ सेल्स इन मंकी। एक मंकी है, एक एलिफेंट है, एलिफेंट में नंबर ऑफ सेल क्या है, ज़्यादा है, जबकि मंकी में कम है। ठीक है। The size of cell in elephant is larger than size of cell in monkey. Shape of cell in elephant is different than shape of cell in monkey. तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि कौन सा ऑप्शन रॉन्ग है। तो यहाँ पे बी और सी जो है रॉन्ग है। अब कैसे रॉन्ग है तो ध्यान से देखिए कोशिका के बारे में अगर आप बात करें तो फ्रेंड जो कोशिका होती है, जो सेल होती है, वो मतलब चाहे छोटे जीव हो या बड़े जीव हो, सभी में इसका स्पेसिफिक फंक्शन होता है। और जो कोशिका होती है, जो सेल होता है, वो हमारे लाइफ की बेसिक फंक्शनल यूनिट होती है। हम बोलते हैं जब भी कोई पूछता है व्हाट इज सेल, तो हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर लाइफ। तो यहाँ पे जो कोशिका होती है वो सभी जीवों के जीवन की क्रियात्मक इकाई होती है। जो कोशिका होती है वो विभिन्न आकार की हो सकती है, यानी उसका साइज जो है वो डिफरेंट हो सकता है।
लेकिन जो कोशिका की साइज है, ये जरूरी नहीं कि जब कोई जंतु या पौधा जो है ज्यादा बड़ा है तो उसकी कोशिका की साइज ज्यादा बड़ी होगी, और अगर वो छोटा है तो उसकी साइज छोटी होगी। इसी वजह से ये दोनों जो है रॉन्ग हो गए। अब ऐसा नहीं है कि अगर हाथी बड़ा है तो उसके सेल का साइज भी बहुत बड़ा होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पे बी और सी जो है वो रॉन्ग हो गए। अगर आपको किसी भी, ये आप जो है हिंदी में पढ़ लीजिए, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी कंफ्यूजन हो आप टाइप कर देना, हम उसको दोबारा जो है कवर कर देंगे। नेक्स्ट है हमारा करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। फ्रूट्स वेजिटेबल्स लाइक एप्पल, टोमेटो, कीवी, क्यूकम्बर, पीचेस शुड बी पील्ड बिफोर ईटिंग। क्या बोला जा रहा है कि जितने भी फ्रूट वेजिटेबल मतलब हैं उन सबको खाने से पहले हमको क्या कर देना चाहिए, पील कर देना चाहिए, उसको छील देना चाहिए, उसका छिलका जो है उतार देना चाहिए। क्या ऐसा सही है? द पील ऑफ सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कंटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फाइबर। जो फ्रूट और वेजिटेबल है उसका जो मतलब उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में फाइबर्स पाए जाते हैं। तो देखिए फाइबर क्या होते हैं, रेशे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो मतलब फर्स्ट है वो गलत है। जितने भी फ्रूट्स वेजिटेबल होते हैं, क्या आप कभी एप्पल जो है उसका छिलका उतार के खाते हैं? टोमेटो का छिलका उतार के खाते हैं? नहीं। हाँ कि मतलब क्यूकम्बर जो है वैसे तो हमको छिलके सहित खाना चाहिए, पर हम ही होते हैं जो मतलब कुछ चीज़ों का छिलका ज़बरदस्ती उतार देते हैं। कुछ लोगों को सेब का छिलका भी नहीं पसंद होता तो उतार देते हैं, जबकि नहीं उतारना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या होता है, उसमें मैक्सिमम अमाउंट में फाइबर होता है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि छिलके उतार देना चाहिए, इसलिए रॉन्ग हो गया। इसमें फाइबर होता है, ये सही है, इसमें फाइबर होता है। तो ए इज फॉल्स बट और इज ट्रू। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 78। सॉरी ये तो हो गया, इसको आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे हमको रूट के बारे में बताना है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ रूट, ये सब तो अलग अलग टॉपिक हैं जो कि हमको पहले कवर कर लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स प्लीज आप कमेंट में जरूर बताना कि क्या आपको टॉपिक वाइज, जैसे हमने सॉयल पढ़ लिया, रूट पढ़ लिया, जितने भी मतलब इंपॉर्टेंट चैप्टर वगैरह हैं वो सब क्या अलग से कवर कर दें, या फिर केवल प्रीवियस ईयर करा दें, या फिर कुछ भी ना करें, बता देना, पक्का बता देना। और आपको समझाने का तरीका कितना समझ में आया ये सब भी मतलब अपना फीडबैक देना मत भूलना। तो देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट द करेक्ट मैचिंग सेट। यहाँ पे हमको बताना है कि किसमें कौन सा रूट पाया जाता है। तो यहाँ पे है ये टाइप ऑफ रूट और उसके एग्जाम्पल, टैप रूट, एडवेंटिशियस रूट, प्रॉप रूट, स्टिल्ट रूट। तो देखिए सबसे पहले देखिए टैप रूट क्या है। जब इस तरह से कोई रूट होता है इसको हम बोलते हैं टैप रूट। जो एडवेंटिशियस रूट होता है वो कुछ ऐसा होता है। जो प्रॉप रूट होता है, प्रॉप तो यहाँ से ऐसे लटकता हुआ पाया जाता है, ये तो बरगद के पेड़ में पाया जाता है। तो ये तो आप जो है याद रख लो, जब मतलब वृक्ष की शाखाओं से लटकता हुआ जो हमारा रूट होता है उसको हम प्रॉप रूट बोलते हैं। स्टिल्ट रूट क्या है, इस तरह से आप देखे होंगे, ऐसा वाला रूट आप कहाँ देखे हैं? ऐसा वाला रूट हम कहाँ पे देखते हैं? शुगर केन में, गन्ने में। आप कभी गन्ने के खेत में गए होंगे तो आपको पता होगा। या फिर क्या बोलते हैं उसको, मक्का, हाँ उसका भी रूट कुछ इसी मतलब कुछ नहीं ऐसे ही होता है। तो मक्का हो गया, शुगर केन हो गया, उन सब में कौन सा रूट पाया जाता है? स्टिल्ट रूट। देखिए ये टिल्टेड है कुछ इस तरह से, इसलिए हम इसको स्टिल्ट रूट जो है बोल देते हैं। तो मक्के में क्या हो जाएगा? स्टिल्ट रूट। ये आपको ये समझ में आया? तो गाजर कुछ इस तरह से होता है, और आप देखेंगे इस तरह से प्याज, लहसुन, इन सब में इन तरह का एडवेंटिशियस रूट पाया जाता है। और ये प्रॉप रूट जो है बरगद, पीपल, इन सब में पाया जाता है। तो क्या हो जाएगा? टैप रूट किस में हो जाएगा? कैरेट में। एडवेंटिशियस रूट किस में हो जाएगा? स्वीट पोटैटो में। प्रॉप रूट किस में हो जाएगा? बनियान ट्री में। स्टिल रूट किस में हो जाएगा? शुगर केन में। तो ए में सेकेंड, बस हो गया इस तरह से। अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 80। इनकरेक्ट ऑप्शन हमको चूज करना है। एक्लीमेटाइजेशन इज टेम्पररी एडजस्टमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म टू सराउंडिंग। कैमोफ्लेज इज टाइप ऑफ एडाप्टेशन। हाइबरनेशन इज एक्लीमेटाइजेशन। लॉन्ग टाइम एडजस्टमेंट टू सराउंडिंग लीड टू एडेप्टेशन। तो देखिए लॉन्ग टाइम एडजस्टमेंट टू सराउंडिंग लीड टू एडेप्टेशन, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहले ये जो एक्लीमेटाइजेशन है इसको हम हिंदी में बोलते हैं पर्यानुकूल। पर्यानुकूल देखिए जब किसी कम अवधि में किसी भी जीव के शरीर में
छोटे छोटे से परिवर्तन होते हैं। मतलब थोड़े से समय में, जब थोड़े समय के लिए किसी जीव के शरीर में छोटे छोटे से परिवर्तन होते हैं तो हम उसको बोलते हैं पर्यानुकूल। यानी हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये ऑप्शन जो है बोला जा रहा कि एक्लीमेटाइजेशन इज टेम्पोररी एडजस्टमेंट, बिल्कुल सही है। कम समय के लिए छोटे छोटे चेंजेस, तो टेम्पोररी एडजस्टमेंट हो गया, मतलब सराउंडिंग में एडजस्ट करने के लिए, तो ये तो बिल्कुल सही है। कामोफ्लेज इज टाइप ऑफ एडाप्टेशन। एडाप्टेशन क्या होता है? अनुकूलन। यानी जब हम बोल सकते हैं कि कोई भी सजीव जो है, कोई भी जीव जो है, जब किसी भी इन्वायरमेंट में रहता है तो जो चीजें उस इन्वायरमेंट में रहने के लिए उसको योग्य बनाती हैं, यानी जिस वजह से वो रह पाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? अनुकूलन बोलते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, जब सर्दी आती है तो हम कपड़े पहन लेते हैं, मतलब ऊनी कपड़े पहनते हैं। क्यों? ताकि हम उस ठंडी वाले इन्वायरमेंट में सरवाइव कर सकें, मतलब हम अपने आप को उसके अनुकूल बनाते हैं। तो यही है हमारा अनुकूलन। तो ये कामोफ्लेज क्या है? जो कामोफ्लेज है, आप देखे होंगे गिरगिट। देखिए, अगर आप गिरगिट नहीं सुने हैं तो गिरगिट के बारे में गूगल पे सर्च करके पढ़ना। इसको बोलते हैं कि गिरगिट की तरह रंग, आदमी जो है गिरगिट की तरह रंग बदलने लगा है। अब ये गिरगिट की तरह रंग बदलने क्या मतलब? जो गिरगिट है इसकी एक खास बात होती है, उसमें कामोफ्लेज का नेचर पाया जाता है। अब कामोफ्लेज का नेचर का मतलब क्या होता है कि गिरगिट अगर हरे रंग की पत्ती पे बैठेगा तो वो हरे रंग का हो जाएगा, लाल रंग के फूल पे बैठेगा लाल रंग का हो जाएगा। मतलब जिस भी कलर पे वो बैठ जाएगा, जिस भी कलर के टच में आएगा, वो उसी कलर का हो जाएगा। अब इस चीज का क्या मतलब इससे फिर फायदा क्या है? फायदा ये है, अगर मान लीजिए आप गिरगिट को मारना चाहते हैं, अगर गिरगिट जो है किसी हरे चीज में, चलिए इसको मैं आपको अच्छे से एग्जाम्पल से बता ही देती हूँ। मान लीजिए यहाँ पे, मान लीजिए इस तरह से, ये क्या है? एक कुछ भी है, चलिए ये जो है इस तरह से है। मान लीजिए एक जीव है छोटा सा, वो जीव कैसा है? हरे कलर का। चलिए मैंने इसमें उसको बैठा दिया, लेकिन वो दिख रहा है? नहीं दिख रहा। अब मान लीजिए एक जीव है, वो है रेड कलर का। अब मैंने उसको यहाँ पे बैठा दिया, ऊपर से ही दिख रहा। तो अगर गिरगिट जो है वो अपने कलर को इस हरे रंग के साथ में हरा हो जाता है, तो क्या आप अगर उसको मारना चाह रहे हैं यहाँ पे देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे, वो उसी में छुप जा रहा है, यानी आप उसका शिकार नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर वही गिरगिट यहाँ पे रेड हो जाए और ये ग्रीन है तो वो तो ऊपर से दिखेगा। तो यही होता है, मतलब वो नेचर में सरवाइव कर सके, उसको कोई मार ना सके, इसलिए ऐसा नेचर कामोफ्लेज यानी गिरगिट में पाया जाता है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो ये किस लिए है? ये टाइप ऑफ एडेप्टेशन है। लॉन्ग टाइप एडजस्टमेंट टू सराउंडिंग लेड टू एडेप्टेशन, यानी जब किसी एक इन्वायरमेंट में आप लंबे समय तक रहने लगते हैं तो उसी के हिसाब से आप ढल जाते हैं। यानी लॉन्ग टाइप एडजस्टमेंट इज सराउंडिंग लेड टू एडेप्टेशन, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे क्या है? हाइबरनेशन इज एक्लीमेटाइजेशन। हाइबरनेशन क्या होता है? आप देखेंगे सर्दियों के समय में छिपकली बहुत कम दिखती है। भालू जो है वो अलग अलग जगह पे जो है, अलग अलग जगह पे नहीं, अलग जगह पे जाते हैं, वो माइग्रेशन हो जाता है। हाइबरनेशन क्या होता है? आप देखेंगे ठंडियों के समय में छिपकली बहुत कम दिखती है। क्यों? क्योंकि वो जो है ठंडियों में वो लोग लंबे समय तक सोते रहते हैं। इसी तरह से भालू होते हैं, तो इन सब में हाइबरनेशन होता है। तो क्या उनके शरीर में कोई चेंज हो रहा है? नहीं। तो यहाँ पे ये एक्लीमेटाइजेशन का एग्जाम्पल नहीं है। तो यहाँ पे इनकरेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? हाइबरनेशन। तो अब देखिए फ्रेंड्स, 20 क्वेश्चन करने में हिंदी में भी इसको आप पढ़ लीजिएगा। हमारे हो गए 1 घंटे 3 मिनट। तो आप मुझे एक बात बताना कि जो 10 क्वेश्चन पीडागोगी के हैं, क्या हम मतलब पीडागोगी सीरीज करके अलग से जितने भी प्रीवियस ईयर हैं, क्या उसको अलग वीडियो में डिस्कस कर दें, या आप ऐसा चाहते हैं कि ये 20 + 10 यानी 30 क्वेश्चन हम एक ही वीडियो में करें, चाहे वो कितना भी लंबा बने। देखिए मैंने लंबा बनाने की कोशिश की नहीं है, बस ये लंबा हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि मैं चाहती हूँ आपको एक एक क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। जितने भी जैसे कुछ चैप्टर्स हैं, जैसे सॉइल एक अलग से चैप्टर है, तो सॉइल वगैरह से क्वेश्चन हर साल बनते हैं, बार बार बनते हैं। तो आप देखेंगे प्रीवियस ईयर करेंगे बार बार, मतलब कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं। तो क्या आप उनके कॉन्सेप्ट का अलग से वीडियो चाहते हैं कि नहीं? तो ये सब जो है आप कमेंट कर देना। तो मुझे समझ नहीं आ रहा अभी मैं पीडागोगी डिस्कस करूं या अलग वीडियो में करूं। तो सोच के चलिए ठीक है, इसमें हम इसको डिस्कस कर देते हैं।
आप बताना कि अलग से करें या फिर इसी में कर दें। तो मैं अभी के लिए इसमें जो है डिस्कस कर देती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैं पेडागोगी के बारे में आपको कुछ बातें बता दूं कि जो चाहे वो किसी भी चीज़ की पेडागोगी होती है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि उसका एक डिफाइंड स्ट्रक्चर हो कि ठीक है इतनी बातें आप जो है पढ़ लीजिए, यहीं से क्वेश्चन बन जाएंगे। जैसे अगर हम बात करते हैं किसी भी एक चैप्टर की, जैसे आप लाइट चैप्टर ले लीजिए, साउंड चैप्टर ले लीजिए फिजिक्स का, या फिर बायोलॉजी का कोई भी चैप्टर ले लीजिए, उसमें कुछ बातें होती हैं जो हम अगर आप उसको पढ़ लेते हैं तो क्वेश्चन वहीं से बनते हैं। लेकिन पेडागोगी ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि अब मैं आपको 4 बातें बता दूं और पेडागोगी में वो सेम बातें आ जाएंगी। आपको पेडागोगी की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ज़्यादा से मतलब जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन है उतना आप लगा लीजिए, खत्म बात। मतलब आपको यहाँ पे अपनी अंडरस्टैंडिंग लगानी पड़ेगी बस। और कभी कभी पेडागोगी में ऐसा भी होता है कि मतलब आप देखेंगे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें ऑप्शन हमको लगेगा नहीं नहीं ये सही होना चाहिए, जबकि वहाँ पे जहाँ हमको लगता है कि ये सही होना चाहिए वो ऑप्शन जो है गलत होता है। तो वहाँ पे जिद नहीं करना है, जो आंसर की में दिया होगा उसको आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि अगर आंसर की में दिया है तो कुछ सोच के दिया होगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं और फटाफट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग डिफाइन साइंस एक्सेप्ट। यहाँ पे हमको बताना है कि मतलब 3 बातें साइंस को डिफाइन करती हैं लेकिन एक नहीं करता है। तो देखिए, साइंस इज अ सोशल इंडेवर, साइंस इज एन एक्सपेंडिंग बॉडी ऑफ नॉलेज, साइंस इज ऑब्जेक्टिव एंड वैल्यू न्यूट्रल, साइंस इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज। हिंदी में भी देख लीजिए, जो साइंस होता है विज्ञान का एक सामाजिक उद्यम होता है, विज्ञान ज्ञान का विस्तृत भंडार होता है, विज्ञान वस्तुनिष्ठ और मूल्य रहित होता है, विज्ञान समाज परिवर्तन का एक साधन होता है। तो बताइए, जो साइंस है क्या वो मूल्य रहित है? क्या उसकी कोई वैल्यू नहीं है? ऐसा तो नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोला है कि किसके सिवाय, तो सिवाय यानी एक्सेप्ट, इन बातों को याद रखना। तो क्या हो जाएगा, विज्ञान वस्तुनिष्ठ और मूल्य रहित है, ये ऑप्शन गलत है, मूल्य रहित नहीं है। विज्ञान का एक बहुत बड़ा मूल्य है हमारे जीवन के अंदर और समाज के अंदर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चलिए हिंदी में ही पढ़ देते हैं। आप इंग्लिश में जो है पढ़ लेना, क्योंकि बार बार एक बार हिंदी इंग्लिश पूरा पढ़ो तो टाइम हो जाता है। देखिए, कक्षा 6 की एक अध्यापिका को यह पता चलता है कि उनकी कक्षा में कुछ छात्र पढ़ पाने में समर्थ नहीं है, यानी वो पढ़ने में अनेबल हैं। इसलिए वे विज्ञान की अवधारणा को अपनी समझ को अभिव्यक्त करने में असमर्थ है। इसलिए वो जो मतलब विज्ञान को लेकर उनकी जो अवधारणा है उसको वो व्यक्त नहीं कर पाते, बता नहीं पाते हैं। तो अध्यापिका को क्या करना चाहिए, छात्रों को निर्देश देना चाहिए कि कैसे पढ़ना है। अच्छा जी, अभिभावकों को समस्या के बारे में सूचित करें। अरे भाई, टीचर आप हो तो अभिभावक क्या करेंगे यहाँ पे, कहानियों और विज्ञान के साहित्य का प्रयोग करना या फिर विशेष शिक्षक को सूचित करना। मतलब आप खुद टीचर हो तो आपको प्रॉब्लम का निपटारा करना पड़ेगा ना, यहाँ पे विशेष शिक्षक को क्यों सूचित करेंगे, तो ये भी गलत होगा। तो मतलब कुछ चीजें तो ऐसे ही निपट जाती हैं। अब देखिए, मतलब क्या आप छात्रों को निर्देश देंगे कि कैसे पढ़ना चाहिए? नहीं, एक तो वो खुद पढ़ने में समर्थ नहीं है, तो क्या करेंगे आप, कहानियों और विज्ञान के साहित्य का प्रयोग करना चाहिए, जिससे वो चीजों को आसानी से समझ सके और उसको जो है बता सके आपको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, विद्यार्थियों के लिए विज्ञान के क्रियाकलापों की योजना बनाते हुए किसी शिक्षक को निम्न में से किन प्रश्नों का ध्यान रखना चाहिए। यानी जो कोई एक शिक्षक है जो क्रियाकलाप यानी एक्टिविटी के लिए प्लान तैयार कर रहे हैं, तो किन बातों का ध्यान उनको रखना चाहिए। पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों के उत्तर देने में मदद कर रहा हो, मतलब उनको ये ध्यान में रखना है कि हम जो भी एक्टिविटी कराएं ताकि बच्चे जो है जो प्रश्न के उत्तर दे सकें। ऐसा थोड़े ना होता, एक्टिविटी हमको इसलिए नहीं करानी है कि बच्चे जो है आंसर याद करें। तो ये जो है रॉन्ग हो जाएगा, ये दोनों रॉन्ग। सभी सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के विद्यार्थियों को आकर्षित कर रहा हो, यानी जब आप एक्टिविटी के लिए कोई भी प्लान तैयार करेंगे तो क्या आप ऐसा चाहेंगे कि किसी एक ही पक्ष के बच्चों को ज़्यादा वहाँ पे मतलब अवसर मिल सके, चांस मिल सके? नहीं, हम तो यही सोचेंगे हमारे क्लास में जितने भी बच्चे हैं उन सबको बराबर मौका मिले। तो क्या हो जाएगा, सभी सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के विद्यार्थियों को आकर्षित करने वाला हो। विज्ञान की संकल्पनाओं को लागू करने का अवसर प्रदान कर रहा है। बिल्कुल सही, मतलब जो विज्ञान की संकल्पनाएं यानी विज्ञान की जो भी अवधारणाएं हैं उनको हम अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कर पाएं,
ये हमारा उद्देश्य जो है वो होना चाहिए, ना कि केवल मतलब प्रश्नों के उत्तर दे सके ऐसा। रचनात्मक मूल्यांकन में अच्छा प्रदर्शन, जब भी बात आए अच्छा प्रदर्शन, मतलब आप केवल ये चाहते हैं कि जो बच्चा है चाहे वो कुछ उसको समझ आए चाहे नहीं, बस वो आंसर रट ले और अच्छा प्रदर्शन कर पाए, ऐसा तो हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे। तो ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग। यहाँ पे हमारा बी एंड सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन से प्रश्न अनुसंधेय हैं। अनुसंधेय बोले तो इन्वेस्टिजेबल है, मतलब ऐसा कौन सा प्रश्न उनको देना चाहिए कि वो उसको जो है इन्वेस्टिगेट कर सकें। मूंग में प्रोटीन उच्च क्यों है, ठीक है। हम उम्र के साथ कमजोर क्यों हो जाते हैं। भोज्य पदार्थों के दिए गए नमूनों में स्टार्च किसमें है। किस प्रकार के भोजन का उपभोग एक तनाव मुक्त जीवन देता है। तो हमको ये याद रखना है कि हमारे जो विद्यार्थी हैं वो माध्यमिक विद्यालय के हैं, यानी 6 to 8 क्लास के हैं। तो आप बताइए कि उनसे कैसा प्रश्न पूछा जाना चाहिए। तो 6 to 8 में तो हम ये भी पढ़ते हैं कि भोजन में स्टार्च है कि नहीं, वहाँ पे एक्सपेरिमेंट दिया है। तो एक्सपेरिमेंट दिया है, जब हम बच्चों को एक्सपेरिमेंट कराएंगे तो बच्चे जो है उसको बता भी सकेंगे, यानी वो जो है स्टार्च को लेके बता सकते हैं। लेकिन क्या बच्चे अभी मतलब इस लायक हो गए हैं कि वो बता सके कि हम उम्र के साथ कमजोर क्यों हो जाते हैं। मतलब उनसे अगर ये पूछोगे मूंग में प्रोटीन है या नहीं है, वो तो बता देंगे, क्योंकि हम प्रोटीन टेस्ट, स्टार्च टेस्ट, आयोडीन टेस्ट ये सब करते हैं, मतलब इन्वेस्टिगेट करते हैं, एक्सपेरिमेंट भी करते हैं इसका। तो यहाँ पे उनसे क्या पूछना चाहिए, भोज्य पदार्थों के दिए गए नमूनों में से किसमें स्टार्च है। अब सोचिए अगर आप ये पूछो किस प्रकार के भोजन का उपभोग एक तनाव मुक्त जीवन देता है, अभी थोड़े ना इतना लंबा भारी चौड़ा क्वेश्चन पूछेंगे, बस ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे जो उनके स्टैंडर्ड के हों और उनका जो है इन्वेस्टिजेबल हो। अब नेक्स्ट देखिए, ए ब्लॉक ऑफ वुड फ्लोट ऑन वाटर। एक ब्लॉक है वुड का जो कि वाटर में क्या करता है, तैर रहा है। डेंसिटी ऑफ वुड इज लेस देन दैट ऑफ वाटर, यानी जो ब्लॉक की डेंसिटी है वो वाटर से कम है। तो ये दोनों सही है, ए इज ऑब्जर्वेशन, बी इज इन्फरेंस, तो ये बिल्कुल सही है। एक सेकेंड, यहां पे बोला जा रहा बी इज ऑब्जर्वेशन, ए इज इन्फरेंस, ए इज ऑब्जर्वेशन, बी इज इन्फरेंस। तो यहां पे क्या हो सकता है, ए इज ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो वुड है वो वाटर पे तैर रहा है, फिर हम देखेंगे कि आखिर क्यों। हाँ, तो मतलब यहाँ ऐसा नहीं है कि हम पहले यही देख लेंगे कि जो है डेंसिटी वुड की कम है वाटर की ज़्यादा है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो एक ब्लॉक है वो वाटर पे तैर रहा है, फिर हमारे दिमाग में आएगा, मतलब हमने उसको ऑब्जर्व किया कि एक ब्लॉक जो है वाटर पे तैर रहा है, फिर हमारे दिमाग में आएगा आखिर ये तैर क्यों रहा है, फिर हम वहाँ पे डेंसिटी का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, क्योंकि डेंसिटी ऑफ वुड जो है वो लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर है। तो याद रखना ए इज ऑब्जर्वेशन, यानी स्टेटमेंट ए जो है वो ऑब्जर्वेशन है, स्टेटमेंट बी जो है वो इन्फरेंस है। लकड़ी का घनत्व 1 से कम होती है, जबकि जल का घनत्व जो होता है वो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ये होता है जल का घनत्व, यानी डेंसिटी ऑफ वाटर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86। यहाँ पे आपको साइंस टीचिंग ओरिएंटेशन और डिस्क्रिप्शन, हाँ यहाँ पे आपको बताना है डायरेक्टिव डायरेक्ट, एक्टिव डायरेक्ट, गाइडेड इंक्वायरी, ओपन इंक्वायरी, ये मतलब इसमें से कौन किससे जो है मैच हो रहा है, यहाँ पे हमको मैच करना है। तो आप देखेंगे जो डायरेक्टिव डायरेक्ट होता है, डायरेक्टिव डायरेक्ट ये क्या होता है, तो मैं जो है यहाँ पे डायरेक्ट आपको बताती हूँ कि कौन सा क्या क्या होता है। तो आप याद रखना जो डायरेक्टिव डायरेक्ट होता है, प्रेजेंटेशन ऑफ द साइंस कॉन्सेप्ट बाय द टीचर फॉलोड बाय इलस्ट्रेशन और डिमॉन्स्ट्रेशन। एक सेकेंड, अभी मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। जो एक्टिव डायरेक्ट है यहाँ पे हो जाएगा एक्टिव, एक्टिविटी
गाइडेड इंक्वायरी में हो जाएगा आपका यहाँ पे गाइडेड, ओके। ओपन इंक्वायरी, फ्री एक्सप्लोरेशन। तो देखिए डायरेक्टिव, डायरेक्ट में क्या है, प्रेजेंटेशन ऑफ साइंस कॉन्सेप्ट बाय द टीचर फॉलोड बाय इलस्ट्रेशन और डिमॉन्स्ट्रेशन। जो डायरेक्टिव डायरेक्ट है, यानी हम इसको बोल सकते हैं कि शिक्षात्मक स्पष्टीकरण, शिक्षात्मक। तो यहाँ पे ये जो प्रेजेंटेशन है वो टीचर के द्वारा जो है किया जाता है, डिमॉन्स्ट्रेशन या फिर इलस्ट्रेशन टीचर के द्वारा जो है वो किया जाता है। और एक्टिव डायरेक्ट में क्या है कि प्रेजेंटेशन एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट बाय टीचर फॉलोड बाय स्टूडेंट एक्टिविटी। यानी यहाँ पे एक्टिविटी स्टूडेंट करते हैं लेकिन प्रेजेंटेशन एक्सप्लेनेशन टीचर के द्वारा किया जाता है, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट भी एक्टिविटी करते हैं, इसलिए ये एक्टिव डायरेक्ट है। गाइडेड इंक्वायरी में क्या है, स्टूडेंट एक्सप्लोर अ फिनोमेना विद द टीचर लीडिंग टुवर्ड द डिजायर कॉन्सेप्ट एंड एक्सप्लेनेशन। यानी यहाँ पे वो टीचर जो है गाइड करने का काम करते हैं। और ओपन इंक्वायरी में क्या है, फ्री एक्सप्लोरेशन बाय स्टूडेंट यूजिंग सेल्फ डिवाइड मेथड। यानी यहाँ पे जो स्टूडेंट है वो फ्री एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं। यानी ओपन इंक्वायरी का क्या मतलब हो रहा है कि यहाँ पे टीचर फैसिलिटेट बट डजंट प्रिस्क्राइब। यहाँ पे जो टीचर है वो मतलब फैसिलिटेट तो करते हैं, बाकी कुछ नहीं करते। यहाँ पे जो स्टूडेंट है वो खुद ही मतलब खुद फ्री एक्सप्लोरेशन करते हैं सेल्फ डिवाइड मेथड के थ्रू। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। पीडागोगी में कुछ चीजें जो है आपको इस तरह से समझनी पड़ेंगी। और अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 86, इसको आप हिंदी में जो है पढ़ सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 87, मेनी क्लास 8 स्टूडेंट ऑफ स्कूल आर फाउंड टू बी बिलीव दैट ऑल मेटल आर हार्ड सॉलिड सोनरस। यहाँ पे बोला जा रहा है कि कक्षा 8 के विद्यार्थियों में यह पाया गया कि वे विश्वास करते हैं कि धातुएं हार्ड होती हैं यानी कठोर होती हैं, ठोस होती हैं, सोनोरस होती हैं यानी ध्वनि उत्पन्न करने वाली होती हैं। व्हाट वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट पेडागोगिकल एडवाइस टू द टीचर ऑफ द क्लास। यानी चलिए हिंदी में देख लेते हैं। तो बोला जा रहा है कि जो विद्यार्थी हैं उनको ऐसा लगता है कि जितनी भी धातुएं होती हैं सभी के सभी कठोर होती हैं, ठोस होती हैं और ध्वनि उत्पन्न करने वाली होती हैं, जबकि ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे भी मेटल्स होते हैं जहाँ पे एक्सेप्शन होता है। तो इस तरह से बोला जा रहा है कि मतलब जो शिक्षक है उनको किस तरह से पढ़ाना चाहिए, क्या उनको सलाह देनी चाहिए ऐसे विद्यार्थियों के लिए। तो किसी भी संकल्पना का परिचय देते हुए विशिष्ट एवं अविशिष्ट दोनों प्रकार के उदाहरण लीजिए। धातुओं अधातुओं में विस्तृत तुलना, तो तुलना से क्या होगा, आघातवर्धनीयता तन्यता को धातुओं के महत्वपूर्ण लक्षणों में दिखाइए। कठोर ठोस धातुओं के क्रियाशील नहीं। देखिए मैं आपको समझाती हूँ, जब भी कोई भी टीचर पढ़ा रहे हैं तो अगर वो यहाँ पे इसको विशिष्ट अवशिष्ट मतलब बोलते हैं टिपिकल नॉन टिपिकल, यानी यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल हैं टिपिकल यानी जो हम बोल सकते हैं विशिष्ट उदाहरण, यानी विशिष्ट उदाहरणों में क्या हम बोल सकते हैं कि जो वस्तु है उसका विशेष गुण दोष सभी चीज़ों की हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। लेकिन जो अविशिष्ट उदाहरण के माध्यम से हम वस्तु के लगभग सभी प्रकार के गुणों और दोषों की चर्चा यहाँ पे करते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं कि विशिष्ट उदाहरणों में किसी निश्चित समय में किसी वस्तु का विशेष गुण या दोष की चर्चा हम करते हैं, जबकि अविशिष्ट यानी नॉन टिपिकल उदाहरण में हम उसके माध्यम से वस्तु के सभी प्रकार के गुण या दोष आदि की चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे यानी हम बोल सकते हैं कि जब भी जो टीचर हैं वो एग्जाम्पल दे रहे हैं तो उनको एग्जाम्पल सभी तरह के देने चाहिए। जैसे अगर धातु हम पढ़ा रहे हैं तो धातु के जो एग्जाम्पल है वो तो दीजिए ही, लेकिन उसके जो एक्सेप्शंस वगैरह हैं वो भी उनको आपको बताना होगा, ताकि उनके मन में ऐसा कंफ्यूजन ना आए कि सभी धातुएं कठोर ठोस ध्वनात्मक होती हैं। क्वेश्चन नंबर 89, which of the following item had the most potential for assessing the divergent thinking of student। डाइवर्जेंट थिंकिंग के लिए क्या करना चाहिए हमको, डिफ्रेंशिएट बिटवीन फूड चेन फूड वेब, यानी खाद्य श्रृंखला खाद्य जाल में विभेदन, तो स्टूडेंट ठीक है। खाद्य श्रृंखला का विकास कीजिए, कोई श्रृंखला सर्वदा एक उत्पादक से क्यों शुरू होती है, विचार विमर्श कीजिए कि यदि सभी हिरण लुप्त हो जाएं तो उनके संभावित पर्यावरणीय परिणाम क्या होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आप पूछते हैं कि
अच्छा बच्चों सोचो, अगर हिरण जो है विलुप्त हो जाए तो क्या होगा। तो इससे जो है उनकी थिंकिंग, अब सारी सोच जो है डाइवर्जेंट थिंकिंग जो है विकसित होगी। मतलब वो सोचेंगे कि सोचो अगर हिरण ही ना रहे तो क्या होगा। तो उनके दिमाग में आएगा कि हाँ ठीक है, हिरण जो है ये खाते हैं हिरण को, अगर ये नहीं रहेंगे तो मतलब इस तरह से वो अपना दिमाग जो है लगाने की कोशिश करेंगे। तो उनकी डाइवर्जेंट थिंकिंग जो है वो विकसित होगी। नेक्स्ट है हमारा, भारत जैसे देश में पाठ्य पुस्तकों का विकास करने के लिए कौन सा अनुमोदित निश्चित कारक है। स्पष्टीकरण हेतु उदाहरण केवल मध्यम वर्गीय आयु के समूह के परिवारों से अनुभव लेने चाहिए। समतुल्यता एवं समता के लिए संपूर्ण देश में एक ही पाठ्य पुस्तक जो है होना चाहिए। यह सदा मस्तिष्क में रखना चाहिए कि पाठ्य पुस्तकें मौलिक रूप से शिक्षकों के लिए उपयोगी हैं, केवल शिक्षक के लिए उपयोगी हैं नहीं। विज्ञान की संकल्पनाएं समय के साथ कैसे विकसित होती हैं, इसकी सराहना करने के लिए शिक्षार्थियों को अवसर मिलने चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विज्ञान की संकल्पनाएं समय के साथ कैसे विकसित होती हैं, इसकी सराहना करने के लिए शिक्षार्थियों को अवसर मिलना चाहिए। तो यहाँ पे ये जो है सबसे राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे समतुल्यता समता के लिए ऐसा कुछ नहीं है। स्पष्टीकरण है तो उदाहरण केवल मध्यम वर्गीय, तो ये भी जो है यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। केवल मध्यम वर्गीय यहाँ पे हम कैसे बोल सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा, एक विद्यार्थी उद्यान भ्रमण के बारे में एक प्रतिवेदन लिखती है। मतलब एक विद्यार्थी है जो कि मतलब किसी गार्डन में वो घूमी, उसके बाद क्या लिखती है, मैंने देखा कि अधिकतर पौधों और पेड़ों में फल और फूल नहीं थे। अभी उसने क्या किया, उसने अभी देखा है कि अधिकतर पौधों और पेड़ों में फल और फूल नहीं थे। यह बेहद गर्मी और पिछले 2-3 महीने से बारिश नहीं होने के कारण हो सकता है। सबसे पहले उसने देखा, फिर उसने सोचा कि शायद गर्मी इतनी ज़्यादा है और बारिश नहीं हुई, इसकी वजह से ऐसा हो सकता है। इस प्रतिवेदन में विज्ञान की कौन सी प्रक्रिया जो है वो शामिल है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले उसने क्या किया, जब वो घूम रही थी उसने पेड़ों और पौधों को देखा, यानी उसका क्या किया, अवलोकन किया, उसको ऑब्जर्व किया कि ठीक है मतलब पेड़ और पौधों में फल और फूल नहीं है। फिर उसने क्या किया, उसने सोचा अच्छा शायद गर्मी इतनी तेज है और बारिश नहीं हुई, इस वजह से ऐसा हो सकता है। तो ये क्या कर रही है, यहाँ पे अनुमान लगा रही, यानी एस्टिमेट कर रही। तो यहाँ पे ए एंड डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। सॉरी, यहाँ पे हमको 3 ऑप्शन में से चूज करने हैं। एक सेकेंड। तो यहाँ पे और क्या होगा, सबसे पहले उन्होंने ऑब्जर्व किया, उसके बाद यहाँ पे अनुमान लगाया, पूर्वानुमान किया, ऐसा तो कुछ नहीं है, परिकल्पना किया। यहाँ पे कल्पना करना तो नहीं हो सकता, ए बी डी। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे 2 ऑप्शन आते हैं तो आप जो है अवलोकन करना और अनुमान लगाना बोल सकते हैं, लेकिन अगर 3 आते हैं तो पूर्वानुमान की बात तो यहाँ कहीं नहीं हुई है। आप परिकल्पना करना को इसमें शामिल कर सकते हैं, यानी ए बी डी को यहाँ पे शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है इस तरह के भी क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, मतलब जबरदस्ती कुछ ना कुछ सही करना पड़ता है। तो जो है पेडागोगी ऐसा सब्जेक्ट ही है कि यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको चलना होता है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये 30 क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। जो नहीं आए होंगे आप उसको कमेंट में टाइप कर सकते हैं, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी अलग से वीडियो में। अगर आपको कॉन्सेप्ट के वीडियो चाहिए वो भी आप बता सकते हैं, और आप जो है खुद से जितने भी क्वेश्चन हैं जहाँ पे जो जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है उसको जो है नोट कर सकते हैं। आप जितने ज़्यादा एक्टिव रहेंगे उतना ज़्यादा अच्छे से सीख सकेंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में यहीं तक, अपना फीडबैक देना मत भूलना। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।